जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आप में से वो कैंडिडेट्स जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो में मेडिकल में होने वाले हर टेस्ट को विस्तार से बताया जाएगा, जैसे कि मेडिकल में आंखों का टेस्ट कैसे होता है, आपके दांतों का टेस्ट कैसे किया जाता है, आपके बॉडी के कौन कौन से प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप क्यों होता है, साथ ही क्या टैटू वाले कैंडिडेट्स भी एसएससी जीडी का मेडिकल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी जीडी का मेडिकल इंडियन आर्मी के मेडिकल की तुलना में थोड़ा इजी होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिकल में आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स चेक किए जाएंगे, इनके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके जाना है और मेडिकल में आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तो आइए अब सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी में होने वाले आपके आंखों के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आंखों की सर्जरी के बारे में कि सर्जरी अलाउ है या फिर नहीं है। तो आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह की आंखों की सर्जरी करा रखी है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके चश्मा लगा है तो चश्मा भी अलाउ नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नाम का रोग है या फिर आपको स्क्विंट आई यानी कि आपको आंखों में भैंगापन की समस्या है तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपका कलर विजन टेस्ट होता है जो कि इशिहारा सीपी थर्ड के आधार पर होता है। अब हम बात करेंगे आपकी आई साइट के बारे में कि आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि जो राइट हैंड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी राइट आई बेटर आई मानी जाती है और लेफ्ट आई वर्स आई मानी जाती है। इसी तरह लेफ्ट हैंड कैंडिडेट्स की लेफ्ट आई बेटर आई मानी जाती है और राइट आई वर्स आई मानी जाती है। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आपकी बेटर आई की पास और दूर की दृष्टि यानी कि जो पास और दूर की देखने की क्षमता है वो आपकी बेटर आई से 6/6 होनी चाहिए और जो वर्स आई है उससे आपकी पास और दूर की देखने की क्षमता 6/9 तक होनी चाहिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं राइट हैंड हूं, तो जो मेरी राइट आई है वो बेटर आई मानी जाती है और जो मेरी बेटर आई है उसकी पास की और जो दूर की देखने की क्षमता है वो 6/6 होनी चाहिए और जो मेरी लेफ्ट आई है जो कि वर्स आई मानी जाती है तो इसकी पास की और जो दूर की देखने की क्षमता है वो 6/9 होनी चाहिए। तो ये होगी आपकी आई साइट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले नाक के टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आपको डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी नाक की हड्डी का टेढ़ा होने की समस्या है तो मेडिकल में आपको अलाउ नहीं किया जाता है और आपको टीआर यानी कि टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो आप इसके ऑपरेशन के बाद एसएससी जीडी ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑपरेशन में केवल 1 से 2 घंटे का समय लगता है और इसके रिकवर होने में 2 दिन से 4 सप्ताह का समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नेजल पॉलिप्स यानी नाक का मांस बढ़ा हुआ हो तो इस वजह से भी आपको टेम्परेरी रिजेक्शन या अनफिट भी किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएससी जीडी का मेडिकल आर्मी की तुलना में थोड़ा सरल होता है, तो अगर नाक की हड्डी हल्की टेढ़ी है तो मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो आपको फिट भी कर सकता है। तो ये हो गया आपका एसएससी जीडी के मेडिकल में होने वाला नाक का टेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले दांतों के टेस्ट के बारे में। दांतों के मेडिकल के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि किसी भी सामान्य आदमी के टोटल 22 डेंटल पॉइंट होते हैं और मेडिकल में पास होने के लिए आपके 22 में से केवल 14 पॉइंट होने जरूरी है। और ये डेंटल पॉइंट कैसे काउंट किए जाते हैं इसका सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करके जाएं और आपको बता दें कि अगर आपको पायरिया यानी मसूड़ों से खून आने की समस्या है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में ज्यादा गैप है या फिर दांत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दांत ज्यादा ऊपर नीचे हैं तो आपको डेंटिस्ट से ब्रेसेस लगवाकर आप अपने दांतों को नॉर्मल शेप में ला सकते हैं और मेडिकल में जाने से पहले ब्रेसेस को हटवा कर ही जाए। लेकिन आपके दांतों में अगर गैप थोड़ा बहुत है या फिर आपके दांत हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आगे पीछे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सिर्फ 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने जरूरी है। इसके अलावा आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो तो आपको डेंटिस्ट से प्रॉपर कैपिंग करवा कर ही मेडिकल में जाना है, अदरवाइज आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। और जिनके नकली दांत हैं वो कैंडिडेट्स फिक्स इम्प्लांटेशन करवाने के बाद ही मेडिकल में जाए। तो ये हो गया आपका
एसएससी के मेडिकल में होने वाला दांतों का टेस्ट। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन एंड सर्जरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका भी कभी कोई ऑपरेशन या फिर सर्जरी हो रखी हो तो क्या आपको मेडिकल में अलाउ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है? तो आपको बता दें कि ऑपरेशन या सर्जरी वाले कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के किस पार्ट का ऑपरेशन या सर्जरी मेडिकल से कितने टाइम पहले हुई है। तो आइए जानते हैं कि वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनका ऑपरेशन या फिर आपने सर्जरी करवा रखी है और कितने टाइम पहले तक करवा रखी है तो आपको मेडिकल में अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने बॉडी सरफेस स्वेलिंग या फिर डीएनएस या फिर टॉन्सिलेक्टोमी या फिर नेजल पॉलीपेक्टोमी, इनमें से किसी का भी आपने ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवा रखी है तो मेडिकल में जाने से पहले आपके ऑपरेशन या फिर सर्जरी को 1 महीना हो चुका हो तो आपको मेडिकल में अलाउ किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज ध्यान रहे कि आपका जिस भी पार्ट का ऑपरेशन या फिर सर्जरी हुई है, ऑपरेशन और सर्जरी के बाद आपका वो पार्ट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आपने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवाया है तो मेडिकल में जाने से पहले उस ऑपरेशन या फिर सर्जरी को 3 महीने हो चुके हो। इसके अलावा अगर आपने टाइम पोर्नोप्लास्टी का ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवा रखी है तो उसको मेडिकल में जाने से पहले 4 महीने कंप्लीट हो चुके हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने एब्डोमिनल सर्जरी या फिर पेल्विक सर्जरी या फिर हर्निया या फिर वेरिकोसल सर्जरी या फिर फिस्टुला सर्जरी करवा रखी है तो मेडिकल में जाने से पहले आपको 6 महीने कंप्लीट हो चुके हो तो आपको मेडिकल में अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो बॉडी के पार्ट्स जिनका अगर आपने ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवा रखी है तो हमने जो टाइम बताया वो टाइम मेडिकल में जाने से पहले अगर आपका कंप्लीट हो चुका है उस ऑपरेशन या फिर सर्जरी को तो आप मेडिकल में अलाउ किए जाते हो। बस ध्यान रहे कि आपके बॉडी के जिस पार्ट का ऑपरेशन या फिर सर्जरी हुई हो वो पार्ट अब नॉर्मल तरीके से काम करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे एसएससी के मेडिकल में होने वाले टैटू टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस टाइप के टैटूज को अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर टैटू अगर आपका कोई धार्मिक सिंबल हो या फिर आपका कोई नाम हो तो वो अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर अभद्र टैटू हो या कोई सेक्सुअल टैटू हो तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे टैटू की लोकेशन के बारे में कि टैटू कहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आपका सैल्यूटिंग हैंड है उस पर टैटू अलाउ नहीं किया जाता है। जो आपका टैटू अलाउ किया जाता है वो लेफ्ट जो आपका हैंड होगा उस पर अलाउ किया जाता है। अगर बात करें टैटू की साइज कितनी होनी चाहिए तो आपको बता दें कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें जो आपका फोरेआर्म है यानी कि जो आपका हथेली से लेकर कोहनी के बीच का हिस्सा है उसका 1/4 साइज होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका मेडिकल में होने वाला टैटू टेस्ट। अब हम बात करेंगे स्वेटी पाम टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आप में से वो कैंडिडेट्स जिनको हथेलियों में ज्यादा पसीना आने की समस्या है तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स मेडिकल में फिट होंगे या फिर नहीं? दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये एक मेडिकल समस्या होती है और इस समस्या को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है और अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि स्वेटी पाम्स वाले कैंडिडेट्स को किन कारणों की वजह से अनफिट कर दिया जाता है और आप इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा इसका जो डिटेल वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी के मेडिकल में होने वाले कैरिंग एंगल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक मेजर प्रॉब्लम है और इसकी वजह से काफी कैंडिडेट्स को टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैरिंग एंगल होता क्या है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज में आपके हाथ और आपके फोरेआर्म के एल्बो जॉइंट में डेविएशन हो रहा है और उसे ही कैरिंग एंगल कहते हैं। अगर जॉइंट का डेविएशन 5 से 15 डिग्री के बीच होता है तो इसे नॉर्मल कैरिंग एंगल माना जाता है, लेकिन अगर जॉइंट का डेविएशन 15 डिग्री से ज्यादा है तो उसे क्यूबिटस वैल्गस कहा जाता है और अगर जॉइंट का डेविएशन 5 डिग्री से कम होता है तो उसे क्यूबिटस वेरस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्यूबिटस वैल्गस या फिर क्यूबिटस वेरस है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कैरिंग एंगल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल में कैरिंग एंगल क्यों अलाउ नहीं किया जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसी तरह के आपके सभी डाउट्स जो है हमने एक इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी के मेडिकल में होने वाले फ्लैट फुट टेस्ट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको फ्लैट फुट की समस्या है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो आइए अब थोड़ा हम बात करते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज के अंदर आपके पैर के पंजे के नीचे जो कर्व गैप बन रहा है, अगर आपके भी ऐसा कर्व गैप बनता है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है, और अगर आपके पंजे के नीचे कर्व गैप नहीं बनता है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है, जैसा कि आप इमेज बी में देख पा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से फ्लैट फुट की समस्या होती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है आपका मोटापा। मोटापे की वजह से आपकी पूरी बॉडी का वेट पैरों पर गिरता है, जिससे आपके पंजों पर दबाव पड़ता है, जिससे धीरे धीरे आपके पंजे नीचे से फ्लैट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा नंगे पांव या चप्पल पहनकर घूमते हैं तो भी आपको फ्लैट फुट की समस्या हो जाती है। फ्लैट फुट की समस्या से निजात पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जूते पहने और इसके अलावा
इसकी बहुत सी एक्सरसाइज भी होती है जो कि आप घर पर कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट फुट टेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले नॉकनी टेस्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको नॉकनी की समस्या है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नॉकनी होता क्या है। तो आपको बता दें कि नॉकनी टेस्ट में आपको सावधान की स्थिति में खड़ा किया जाता है और आपके घुटनों के बीच का गैप चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल होना जरूरी है। जैसा कि आप इमेज बी में देख पा रहे हैं, अगर आपकी ये स्थिति बनती है तो आपको नॉकनी की समस्या नहीं है। इसके अलावा आप इमेज ए और इमेज सी में देख पा रहे हैं कि दोनों घुटनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है या दोनों घुटनों के बीच गैप ज्यादा है, तो आपको नॉकनी और बो लैग की समस्या हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। दोस्तों नॉकनी की समस्या को दूर करने के लिए आप बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनको करने से 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिकल में होने वाले कानों के टेस्ट यानी कि ईयर टेस्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपने कानों की अच्छे से सफाई करवा कर ही जाएं। कानों में किसी भी तरह का कचरा या वैक्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कान बहने की समस्या भी नहीं होनी चाहिए और साथ ही कान के पर्दे में छेद ना हो और आपके सुनने की क्षमता सामान्य होनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर की तुलना में नीचे है तो इस समस्या को ड्रॉपिंग शोल्डर कहा जाता है और इसमें आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएससी जीडी का मेडिकल आर्मी की तुलना में थोड़ा सरल होता है, तो अगर आपका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर की तुलना में थोड़ा हल्का नीचे है तो मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो आपको फिट भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी के मेडिकल में होने वाले आपके चेस्ट यानी कि सीने के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके चेस्ट का शेप नॉर्मल होना चाहिए और आपकी चेस्ट अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके निपल्स एक ही लेवल में होने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 फिंगर टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आप में से वो कैंडिडेट्स जिनको एक हाथ या पैर में सामान्य से ज्यादा उंगलियां या फिर अंगूठे हैं तो आपको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। फ्रेंड्स इस समस्या को पॉलीडेक्टली कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा 6 फिंगर डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरिकोस वेन्स टेस्ट के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि वेरिकोस वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है और यहाँ पर वेरिकोस का मतलब होता है सूजा हुआ या फिर मुड़ा हुआ या लंबा खिंचा हुआ, और वेन्स का मतलब होती है नसें, यानी कि ऐसी नसें जो सूजी हुई या फिर मुड़ी हुई हो या फिर लंबी खिंची हुई हो, ऐसी नसों को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी वेरिकोस वेन्स की समस्या है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप वेरिकोस वेन्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसका जो हमने डिटेल वीडियो बना रखा है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले हर्निया टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि हर्निया होता क्या है। दोस्तों जब शरीर का कोई अंग जब अपनी जगह से बाहर निकल आता है तो उस स्थिति को हर्निया कहा जाता है। सामान्यतः हर्निया का मतलब पेट के हर्निया से होता है, जिसमें पेट की दीवार में छेद होने की वजह से आते पेट से निकलकर बाहर आ जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप इमेज देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी तरह का हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको एसएससी जीडी या फिर अदर आर्म फोर्सेज में होने वाले मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी आप मेडिकल में जाएं तो मेडिकल में जाने से पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके ही जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स की। जिन कैंडिडेट्स को पाइल्स की समस्या होती है तो उनको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, तो मेडिकल में जाने से पहले आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर ही जाए। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में टेस्टिकल्स को चेक किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि टेस्टिकल्स 2 ही होने चाहिए और नॉर्मल साइज के होने चाहिए, और अगर आपके दोनों टेस्टिकल्स की साइज में थोड़ा फर्क भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा छोटा या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके टेस्टिकल्स में पानी भरने की समस्या है या फिर आपके टेस्टिकल्स में वृद्धि होती है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके पीनस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके पीनस का छेद सेंटर में होना जरूरी है और एक ही छेद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप। अब हम बात करेंगे आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत से कैंडिडेट्स को स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सफेद दाग धब्बे यानी कि विटिलिगो होना, या फिर स्किन पर बहुत से फोड़े फुंसी होना, या फिर कोई अदर स्किन इन्फेक्शन जैसे कि इन्फेक्टिव एंड क्रॉनिक स्किन, सब एक्ने, एलोपेशिया, क्रॉनिक लिम्फेडेमा एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। और अगर किसी कैंडिडेट को नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स है तो उसका फाइनल डिसीजन मेडिकल ऑफिसर पर ही डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होगा कि अगर आपकी बॉडी पर कोई जलने का निशान है या फिर ऑपरेशन का कोई निशान या फिर जंग से कोई निशान है तो क्या आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है या फिर नहीं।
तो आपको बता दें कि उस निशान से अगर आपकी फिजिकल फिटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको मेडिकल में अलाउ कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एसएससी जीडी के मेडिकल में आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो 100 से 140 के बीच होना चाहिए और जो आपका लो ब्लड प्रेशर है वो 60 से 90 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सरे टेस्ट किया जाता है जिसमें आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। साथ ही आपकी हार्ट बीट भी जो है चेक की जाती है जो कि आपकी बिल्कुल नॉर्मल होनी जरूरी है। साथ ही आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो अपना सवाल इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी सवाल या डाउट होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।